नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत त्रिवेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। लगातार खबर जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के चल रही है। इस बीच में संसद का जो मानसून सत्र है वो भी कहीं दबा हुआ सा घूम रहा है। बार बार उसको जो है वो कुछ समय के लिए रोक करके और गायब हो जा रहे हैं स्पीकर महोदय लोग। सदन चलने नहीं देने वाली जो बात हमारी पहले हुई थी उस पर तो एक तरीके से मुहर लग गई है कि सदन चलेगा नहीं, चर्चा कोई होनी नहीं है, देश के सामने कोई सच आना नहीं है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आप जो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया गया है उसको क्या माना जाए? इस्तीफा लेना माना जाए या फिर उसको वो जो शब्द कहा जाता है गेट लॉस्ट वो मान लिया जाए? एक और चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि बहुत जल्दी एक और सतपाल मलिक देखने को मिलेंगे और वो सतपाल मलिक होंगे जगदीप धनखड़। तो क्या मान लिया जाए जगदीप धनखड़ साहब अगले सतपाल मलिक होंगे और इस्तीफे के पीछे की कहानी लिया गया या गेट लॉस्ट? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। धनखड़ साहब से एक चूक हो गई राम प्रकाश जी। उनको खेलने के लिए रखा था कि आप खेलिए हमारी तरफ से, वो कोच बन गए और मोदी जी अपनी पूरी सिस्टम में इकलौते कोच हैं, उनको और कोई कोच नहीं चाहिए। तो ये इनसे चूक हो गई। 2 दिन पहले आपने मैंने चर्चा भी की थी स्पेशल शो में, और उस दिन हमने बात की जो नया सिद्धांत दिया था जगदीप धनखड़ जी ने, वो क्या दिया था? लूज बॉल छोड़ने का सिद्धांत। लेकिन वो सिद्धांत देते देते वो खुद लूज बॉल खेल गए और इस तरीके से वो हिट विकेट होकर के अब बिना किसी विदाई समारोह के, बिना किसी फेयरवेल स्पीच के, बड़े बेआबरू होके तेरे कुच्चे से निकले हम इस गति को प्राप्त हुए हैं। हमारी तमाम संवेदनाएं उनके डिजर्व ना करते हुए भी उनके साथ है कि किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि ऐसा उपराष्ट्रपति और ऐसा सभापति भी नहीं होना चाहिए। ये राइडर के साथ में ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो संवैधानिक दायित्व हैं, संवैधानिक मर्यादाएं हैं, संवैधानिक परंपराएं हैं, जिस तरीके व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उस पे वो विशुद्ध 100% नाकाम होकर के उभरे और उसी के कारण उनको इस तरह की विदाई प्राप्त हुई। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा जो अब तक किसी ने टच नहीं किया, और वो सवाल ये है कि क्या वो सतपाल मलिक की गति को प्राप्त होंगे? आज जब तक दिल्ली में मोदी और शाह की सत्ता है तब तक धनखड़ साहब की आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। वो बिल्कुल शांत रहेंगे, विश्राम करेंगे, और जैसा उन्होंने कहा था कि मैं 10 अगस्त 2027 में रिटायर हूंगा, तो वो 10 जुलाई को ही कहा था अभी, और 12 दिन बचे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको जाना पड़ा, असमय विदाई हुई उनकी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा गेट लॉस्ट, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ड कि गेट लॉस्ट ही हुआ। उसका कारण देख लीजिए क्या है। देश का उपराष्ट्रपति, देश का सबसे बड़ा सेकंड संवैधानिक पद, वो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देता है। जिन भी परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों पे आगे आएंगे हम। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी को 15 घंटे लगते हैं 2 लाइन लिखने में उनको स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देने में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी क्या क्या कर चुके हैं ध्यान कीजिएगा। सुबह उनका ट्विटर हैंडल देखिए। देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी उन्होंने, अजीत पवार को बधाई दी जन्मदिन, जबकि धनखड़ उनसे ना केवल बहुत सीनियर है बल्कि संवैधानिक पद पर थे, उपराष्ट्रपति कल तक थे। आपने कहा गेट लॉस्ट, क्यों? क्योंकि आपने देखा आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई, 11 बजे हरिवंश आए सभापति के उस पटल पर। उन्होंने एक शब्द भी धनखड़ साहब का जिक्र तक नहीं किया, इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं किया, स्वास्थ्य का कोई नहीं। कम से कम हाउस यही कह देता कि हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते, शुभकामनाएं देते। इसको कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट आउट नहीं, गेट लॉस्ट कहते हैं। आपने सवाल पूछा क्या वो सतपाल मलिक? देखिए, सतपाल मलिक जब तक राज्यपाल रहे वो कभी नहीं बोले। उसके बाद भी उन्होंने एक समय लिया, एक खास समय, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से उनकी बदलियां की गई, बार बार JNK से कहीं भेजा गया, वहां से उसके बाद फिर कहीं भेज दिया गया, तो वो तमाम फॉल्ट लाइन्स भी उन्होंने एक्सपोज की कि कहां भ्रष्टाचार है, कहां क्या है, बाद में करते रहे। धनखड़ साहब का जहां तक सवाल है, वो बहुत सारे मामलों में बीजेपी और RSS के जो तमाम इंटरनल सीक्रेट्स हैं उनके हमराज हैं कहीं ना कहीं, बहुत बड़े बड़े स्तर पर। और वो जब तक मोदी और शाह की सत्ता है, वो उनको ये पता है कि अभी ये समय सही नहीं होगा किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि आपने देखा सतपाल मलिक तो राज्यपाल रहे हुए व्यक्ति हैं। उसके बावजूद भी CBI ने जिन पे उन्होंने आरोप लगाए उनकी जांच करने की बजाय सतपाल मलिक के खिलाफ रेड्स हुई, उनके सहयोगियों पे हुई, उनके जिस तरीके की पूछताछ और सारी चीजें हुई। तो धनखड़ साहब बहुत सीनियर वकील भी रहे कहने को, तो वो उन सारी इंट्रिकेसीज को समझते हैं। जब तक मोदी शाह सत्ता में है तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके तत्काल बाद जिस दिन कभी सत्ता से बाहर हुए
उसके बाद जो उनका तेवर और कलेवर होगा वो वास्तव में देखने के लायक होगा। और उस समय आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जिसकी आपने और देश ने कल्पना भी नहीं की, चाहे वो सदन के अंदर की बातें हैं, चाहे संविधान को लेकर के जो चीजें हैं, सत्र के चलाने की बात है, सदन को स्थगित करने की बात है, जो भी स्ट्रेटजीज की बात है, जिस तरीके की थॉट प्रोसेस है। और इस सारे में देखिए एक चीज और, आपने कहा गेट लॉस्ट, वो कैसे स्टेब्लिश होता है। प्रधानमंत्री जी को 15 घंटे लगे 2 लाइन लिखने में। उनके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता का ट्वीट देखिए आपका, अगर कोई एक भी ट्वीट लिखा हो धनखड़ साहब के बारे में, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड। गृह मंत्री जी ने भी नहीं लिखा, राजनाथ जी ने भी नहीं लिखा, बाकियों की तो छोड़ दो। और सबसे बड़ी जो बात है कि जिसके वो एकलव्य थे, संसद के राज्यसभा के आसन पर बैठ करके वो राज्य खुद को अपने आप को एकलव्य बताते थे आरएसएस के मोहन भागवत से लेकर के नीचे तक किसी व्यक्ति ने उनके साथ कोई सॉलिडेरिटी दिखाई हो तो ये दिखाता है कि किन परिस्थितियों में उनको गेट लॉस्ट किया गया है। अपने आप में देश का इतना बड़ा इतिहास है 47 से लेकर के आज तक, पहले उपराष्ट्रपति हैं जो इस तरीके से इस्तीफा दे करके गए हैं, और सरकार ने उनको इतनी कट्स भी नहीं दी कि एक विदाई भाषण ही दे देते सदन के अंदर, या उनका जिक्र भी हो जाता, या कोई एक समारोह ही आयोजित कर देते। तो ये अपने आप में कहता है कि समथिंग ड्रास्टिकली वेंट रॉन्ग टू एन एक्सटेंट व्हिच वाज बियॉन्ड रिपेयर। सर, सियासत में भी जो मास्टर स्ट्रोक है वो टाइमिंग पर ही डिपेंड करता है, वो भी टाइमिंग के हिसाब से ही चलता है। 2 टाइमिंग का यहाँ जिक्र है। एक टाइमिंग का जिक्र अभी आपने किया कि मोदी जी को 15 घंटे लग गए। उसके पहले तो जाहिर सी बात है कि सवाल ही नहीं उठता है कि भाजपा की तरफ से किसी का कोई मैसेज आ जाता, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहा है। एक दूसरा, संघ की तरफ से अभी आपने जिक्र किया उनके आसन का, तो संघ की तरफ से अभी भी कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। एक तो वो मैं समझना चाहूंगा कि आखिर जो धनखड़ साहब सदन के अंदर आसन पर बैठ करके संघ की इतनी तारीफ करते थे, संघ के लिए पूरे विपक्ष से अकेले लड़ रहे थे, उस धनखड़ साहब के लिए संघ ने एक शब्द नहीं बोला। दूसरी चीज, तीसरी एक और चीज कि खुद धनखड़ साहब ने मानसून सत्र के दिन को क्यों चुना, पहले दिन को क्यों चुना, क्यों पूरे दिन वो आसन पर रहे और सदन का सत्र चलाया, और शाम को वो इस्तीफा दे देते हैं, जबकि उसके पहले वो मीटिंग भी करते हैं, अगले दिन के लिए मीटिंग शेड्यूल करते हैं, बाहर के कार्यक्रम लगाते हैं, सब कुछ नॉर्मल वे में होता है, और फिर इस्तीफा आ जाता है शाम को, देर शाम को वो भी। देखिए राम प्रकाश जी, इसकी पूरी आपको क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी। ये शुरुआत यहां से नहीं हुई है, ये फरवरी से अंदर खाने सिमरिंग हो रही थी। अंदर खाने जब उन्होंने एक प्राइवेट लंच के अंदर मोदी और शाह के बारे में कुछ टिप्पणियां की, और साइमल्टेनियसली उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की, मोदी और शाह तक वो बात पहुंच गई और वहां से उस बात की शुरुआत हुई थी। उससे जस्ट पहले आरएसएस ने उनको ये कहा था कि आपका सफर यहीं तक है, राष्ट्रपति के बाद शायद नियम नहीं बन पाए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बिकरिंग शुरू की, इस तरह की बातचीत शुरू की। अलग अलग प्राइवेट लंच था वो दिल्ली के अंदर ही, वहां पे उन्होंने वो टिप्पणी की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने डेस्परेट अटेम्प्ट्स किए कि किसी तरीके से ये बात आगे बढ़ जाए और कहीं राष्ट्रपति का दाव लग जाए। और वो आपने देखा जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट पर लगातार हमलावर थे, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर, फैसलों पर, देश के बेसिक स्ट्रक्चर पर, संसद की सर्वोच्चता पर, संविधान से ऊपर संसद, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर संसद, वो सारा वो मोदी जी को खुश करने का एक प्लान था। उसके बावजूद भी जब बात उस तरफ नहीं गई कि भाई कहीं आगे एक्सटेंशन राष्ट्रपति वाला, और जब क्योंकि वो तो यही चाह रहे थे बेसिकली, इच्छा कहीं ना कहीं वही थी। और 2027 का आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, वो वीडियो भी सुनाइएगा दर्शकों को अगर वो रेडी हो, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 2027 में रिटायर होना चाहूंगा। तो उसमें क्या है राम प्रकाश जी कि उन्होंने उसमें जो टिप्पणी की थी ना, वो अगर उस पूरी टिप्पणी को आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगस्त 2027 में मैं रिटायर होऊंगा जब तक कोई दैवीय हस्तक्षेप ना हो। मैं सुनवा देता हूँ, दर्शकों को सुनवा देते हैं कि धनखड़ साहब ने क्या कहा, सुनवाइए जरा। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. तो आपने सुना सर क्या कहते, डिवाइन इंटरवेंशन बड़ा की भी बात इंटरेस्टिंग। की थी धनखड़ साहब ने, तो कौन से डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, ऊपर वाले कि नीचे वाले? यही इंटरेस्टिंग है राम प्रकाश जी। अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा जब तक कोई दैवीय हस्तक्षेप ना हो। लेकिन लगता है ऊपर वाला भगवान नहीं, नीचे वाले नॉन बायोलॉजिकल अवतार नाराज होंगे, और उसके कारण वो इस गति को प्राप्त हुए
जो आप देख रहे हैं, बिना किसी तरीके के समारोह के, बिना विदाई समारोह के, भाषण के, उन सारी चीजों को लेकर, और ये होना ही था। मोर लॉयल देन द किंग, आउट ऑफ बोर्ड जाकर के जिस तरह की बातचीत, और सबसे ज्यादा जो निर्णायक जो चीज साबित हुई इस सारे में, वो उन्होंने एक चर्चा में कहीं कह दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहाज गिरने वाली बात थी, उससे पहले जो मोदी और शाह के रिजीम के बारे में, राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, नीयत ठीक है, लेकिन वो दलित ये जो गुजराती है उनसे पार पाने में, उनको करने में सक्षम नहीं है। और मोदी और शाह के जो सरकार के कामकाज को लेकर के उन्होंने जो क्लोज डोर लंच पे जो टिप्पणी की, वो भी मोदी जी तक पहुंच गई थी। और जेडी वेंस, अगर आपको ध्यान हो, 21 अप्रैल को भारत आए थे, उनके जितने भी कार्यक्रम थे उसमें आपने देखा होगा फॉल आउट, क्योंकि काउंटर पार्ट जेडी वेंस के यहाँ पर धनखड़ साहब थे। उनके किसी फंक्शन के अंदर आपको धनखड़ साहब दिखाई नहीं दिए होंगे। तो ये ओवरनाइट नहीं हो गया सारा। इसका सबसे बड़ा चीज जो तात्कालिक कारण बना है, वो बना है जस्टिस वर्मा के घर पे जो नोटों के बोरे जले थे, और जिसपे उन्होंने आउट ऑफ बोर्ड जाके जिस तरह की टिप्पणियां की बार बार कि जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि पूरी बीजेपी में आपको ध्यान होगा किसी ने एक शब्द नहीं बोला उस मामले पर। अकेले धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं जो फाइनल इसमें कॉफिन इन द, जो नेल इन द कॉफिन जिसको आप कहते हैं, वो इसमें जाकर के साबित हुआ। और जो आपने आरएसएस का सवाल उठाया राम प्रकाश जी, उसमें एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि आप अपने जिसको आरएसएस आगे बढ़ाती है ना, बाहर से इंपोर्ट करके, तमाम ऐसे लोग हैं बीजेपी के अंदर आज की तारीख में जो अन्य दलों से आए हैं और वो यहाँ पर कुछ पद प्राप्त कर लेते हैं मोदी जी की कृपा से, शाह की कृपा से, तमाम लोगों से। दिक्कत क्या होती है कि वो बीजेपी के, मोदी के और शाह के वो टूल है, बेसिकली औजार। लेकिन वो लोग जिनको कुछ मिल जाता है वो अपने आप को कारीगर मान लेते हैं। ये जो बेसिक सोच का अंतर है ना, कि उनके लिए आप टूल हैं और आपने अपने आप को कारीगर मान लिया, तो वो आपको टूल के तौर पे बतौर एक टूल यूज करते हैं और उसको आपको कहां डिस्कार्ड करते हैं ये आपको समझ में भी नहीं आता। तो धनखड़ साहब के साथ एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट और पूरी क्रोनोलॉजी मिलाएंगे तो उसी गति को वो प्राप्त हुआ है। इतना झुकने के बावजूद भी अगर उनके साथ ये हो सकता है तो कहीं ना कहीं उनकी तपस्या में ही कमी रही है, आप यही कह सकते हैं। या आउट ऑफ बोर्ड जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है, और आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में अब जो है 9 जून को दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के अंदर एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कांग्रेस के, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता थे, बंडारू दत्तात्रेय आपको याद होगा हरियाणा के राज्यपाल थे, अभी रिटायर होके गए, उनकी किताब का विमोचन था। वहां उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेसियों की प्रशंसा की भाजपाइयों के सामने, वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं मोदी जी के सामने पहुंची कि इनका कोई थोड़ा बहुत इधर उधर दिशा भ्रम वाली जो स्थिति है। तो कुल मिलाकर के जब आप कमजोर विकेट पर होते हैं तो बहुत हल्की बॉल पर भी आप कई बार हिट विकेट हो जाते हैं। तो जो धनखड़ साहब करने आए थे कि लोगों को तो बता रहे थे खराब बॉल छोड़ देनी चाहिए, विकेट कीपर बनने की भूमिका में थे, सारी चीज थी। और जो कल हुआ जिस तरीके से कि इस्तीफा भी उन्होंने खुद नहीं लिखा है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि इस्तीफे का भी ड्राफ्ट दिया गया उनको और उस पर साइन करने के लिए कहा गया। तो आप सोचिए कि मोदी और शाह के रिजीम में इस तरह की चीज देश के संवैधानिक दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ हो सकता है, तो बाकी सब के लिए एक मैसेज है। इससे पहले एक ऐसा ही चीज और हुई थी, आपको याद होगा, सीबीआई डायरेक्टर रातों रात जिस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर में हुआ था, और इनके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक कागज भेजा गया, हस्ताक्षर हुए और वो भूतपूर्व हो गए। किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए 2 शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। तो सर ये एक तरफ राहुल गांधी टीवी के सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं और वो बता देते हैं देश को कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। फिर से एक बार राहुल गांधी को रोका गया बोलने के लिए, उस पर भिड़ाभिड़ी चली रही थी विपक्ष और सत्ता के बीच में। और उसी शाम को धनखड़ साहब का इस्तीफा आ जाता है। मानसून सत्र के बीच में धनखड़ साहब का इस्तीफा, मोदी जी का विदेश दौरा, सत्र का लगातार बाधित होना, क्या ये सब कुछ एक ही खेल का हिस्सा है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, ट्रंप के बार बार किए गए दावे कि सीज फायर उनकी बदौलत हुआ, ट्रेड की धमकी के बाद, और एसआईआर, ये सारे मुद्दे मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुके थे। और इन हड्डियों, इस बनी हुई हड्डी को कवर अप करने के लिए धनखड़ साहब को पद से हटाना जरूरी हो गया था, मजबूरी हो गई थी। ये भी ये वजह है या यही वजह है? राम प्रकाश जी देखिए, ये सारी चीजें ना आइसोलेशन में नहीं, एक के बाद एक घटनाक्रम जिस तरीके से बनता चलता है। एक चीज तो बड़ी तय थी कि आपने फरवरी से देखा, जिसके बाद जेडी वेंस से लेकर के जस्टिस वर्मा से लेकर के तमाम घटनाक्रम चल रहा था। लेकिन मोदी और शाह की एक खासियत है कि वो घटना होने से पहले उसका आभास नहीं होने देते। और अगर आपको 3 दिन पुराना अपना शो याद हो
तो स्पेसिफिक हमने चर्चा की थी कि मोदी जी जादूगर वाला टॉप उतारेंगे हैट और उसमें से एक कबूतर निकलेगा। तो उसके पहले ही दिन सेशन के अंदर जब पता था कि सारा भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव पे है और सारे जिस तरीके से अपोजिशन पूरे हावी उस तरीके से होगा, तो उसी दिन पहले ही दिन जो ये घटनाक्रम हुआ, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि एक ये ऑप्टिक्स क्रिएट की गई है कि जब तक मोदी जी आएंगे, आप देखिए आज संसद सुबह जिस तरीके से चलनी थी वैसे ही चली, कोई कामकाज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन धनखड़ कहीं न्यूज साइकिल में उस तरीके से नहीं है कि उस पर कोई बहस हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती इसको। सोशल मीडिया और बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे का कहीं और जिक्र नहीं मिलेगा आपको जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया। कारण है उसका कि वहां तो विपक्ष को डिमीन करना है, वहां तो मोदी जी का डंका बजाना है, वहां तमाम तरह की और चीजें। तो बेसिकली क्या है कि ये एक प्री स्क्रिप्ट थी, बस ये था कि जो टाइमिंग है इसमें अब मोदी जी को क्या कहेंगे कि वो तो हर चीज का एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है, उसके हिसाब से न्यूज साइकिल फ्लो होता है। लेकिन धनखड़ साहब ने जो ये कल इस्तीफे वाला घटनाक्रम हुआ, आप सोचिए उनका 3 दिन बाद का जयपुर का प्रोग्राम है, ऑफिशियली सर्कुलेटेड है, झुंझुनू का कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद एक का एक स्वास्थ्य कारण कहां से आ गए। लास्ट टाइम जारात को भी जब मैं और आप चर्चा कर रहे थे, बाकायदा 10 जून को जिस तरीके का वो हुआ था, 25 जून को सॉरी, उत्तराखंड में, उसके बाद वो स्वस्थ थे, कोई समस्या नहीं थी। तो ये बेसिकली एक खास तरह की स्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये लंबा नहीं चल पाएगा। जो मोदी जी ने सोचा था ना कि कबूतर निकलेगा, 10-15 दिन देश के नैरेटिव पे भारी रहेगा, धनखड़ साहब को कोई भी व्यक्ति आज सराह नहीं रहा है। और 90% लोग उनकी भी जो कम्युनिटी के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक हुआ इनके साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने जो शब्द थे तमाम संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, व्यवस्था के प्रति, आरएसएस के प्रति, संवैधानिक पद पर होते हुए, बाकी तो आरएसएस के प्रति आप कुछ भी कहिए, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट, इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज, लेकिन संवैधानिक पद पर, आसन पर बैठ करके इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में पर्सोना नॉन ग्राटा हो गया। और उसी का ये हुआ कि आज उनको ना बीजेपी से कोई सपोर्ट है। और मजेदार बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जो कह रही कि वो उनको बनाए, रिकंसिडर करे, यानी कि जयराम रमेश जैसे लोग जो कल तक उनके खिलाफ सारा दिन सुबह शाम तक जिस तरीके से खड़गे साहब के बारे में उन्होंने टीका टिप्पणी की, उनकी मेरिट पे टिप्पणी कर दी, इतने वरिष्ठ आदमी को, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने वो करने की कोशिश की, बीजेपी में और आरएसएस में किसी की हिम्मत नहीं। तो बीजेपी बेसिकली, मैंने जैसे हम परसों भी चर्चा कर रहे थे, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, ट्रेड डील, ये सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि बीजेपी आज की तारीख में वीक फुटिंग पे है। प्रधानमंत्री जी को कल आपने ऑब्जर्व किया होगा, 18 मिनट बोले वो संसद के बाहर, हजारों करोड़ रुपए लगा करके जहां पर सेंगोल स्थापित किया हो इतने पूरे तामझाम के साथ, अंदर बोलने की बजाय संसद के बाहर बोलना उचित समझा उन्होंने। तो आप समझ लीजिए संसद के प्रति क्या सोच है इन्होंने। संसद के बाहर 18 मिनट का राष्ट्र के नाम संदेश दे डाला, इससे अच्छा टीवी पे बोल लेते, कम से कम बाहर खड़े होकर के बोल रहे हैं और एक भी सवाल नहीं लिया अपनी आदत के मुताबिक। तो समझ लीजिए कि जो उन्होंने कहा वो ऑपरेशन सिंदूर को विजय पर्व बता रहे थे। तो विजय पर्व मनाने में आपको 10 मई का ऑपरेशन और कल 22-21 जुलाई को याद आया, आपको सेम डे मनाना चाहिए था, अगले दिन मनाते ना, स्पेशल सेशन बुलाते, अपोजिशन ने चिट्ठियां भी लिखी थी, पूरा सेलिब्रेट करते। तो ये कहीं ना कहीं आफ्टर थॉट्स है। बेसिकली क्या है कि धनखड़ का जो पूरा फिनोमिनन है, मान के चलिए उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आज शाम तक की है। उसके बाद काइट फ्लाइंग क्या होगी कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, क्या नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाया जाएगा, वो सारी चीजें, आरिफ मोहम्मद खान को लाया जाएगा, इस तरह की कहानियां ऑलरेडी शुरू हो गई। तो सरकार की दिक्कत क्या है, सरकार को मुद्दों पर बहस नहीं चाहिए देश के अंदर, सरकार को हवाई बातों पे बात चाहिए, उस पर सब चलता रहे। सर, धनखड़ साहब के इस्तीफे की अगर हम बात करें तो धनखड़ साहब का इस्तीफे से नुकसान किसका हुआ? देश को धनखड़ साहब के इस्तीफे से कितना कंसर्न होना चाहिए? देश को धनखड़ से कोई मामूली लेश मात्र भी कंसर्न नहीं है। और जो मैं कह रहा था ना आपको, वो बड़ी चीज है कि धनखड़ को राज्यसभा से मुक्ति मिल गई और राज्यसभा को धनखड़ से मुक्ति मिल गई, ये केवल इतना सही है। अच्छा, बीजेपी को ये पता था, मोदी जी को ये पता था। आप ये देखिए ना कि उपराष्ट्रपति कल तक तो जब 3:30 बजे की मीटिंग थी तब तक तो उनका इस्तीफा नहीं हुआ था ना, तब तक तो वाइस प्रेसिडेंट थे, सभापति थे। उसके बावजूद भी फ्लोर लीडर जो थे, या अपने जो मंत्री थे रिजिजू, या जो अपने सदन के नेता थे जेपी नड्डा साहब, वो उनकी मीटिंग में नहीं गए। तो एक तरीके से कंटेम्पचुअस बिहेवियर है ये, उनको पता था कि ये होने वाला है। तो बेसिकली हर स्टेप के ऊपर उनको जिस तरीके से बेगैरत होकर निकलना पड़ा, वो अपने आप में बता रहा है कि वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए थे मोदी जी के सिस्टम के अंदर।
और ना केवल मोदी जी के सिस्टम के अंदर बल्कि आरएसएस के अंदर भी। तो ये सारी चीज बेसिकली यही चीज कह रही है कि अपने आप को तमाम उनके बावजूद भी कंडक्ट एक प्रॉपर वे में करना चाहिए था। धनखड़ साहब उससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनका जो एक बतौर राज्यपाल, बतौर एक उपराष्ट्रपति, बतौर एक सभापति, बतौर एक वकील, जिस तरीके की उन्होंने टीका टिप्पणियां संविधान पे की, सुप्रीम कोर्ट पे की, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे की, संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं पे जो उस तरह की बातें की, उन्होंने उनको इस गति तक पहुंचाया। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। मोदी जी के सिस्टम में क्या नहीं करना चाहिए ये तो उनको पता ही होना चाहिए था, डूज एंड डोंट्स। वो रेड लाइन क्रॉस करते ही भाजपा को सूट करती थी। जो धनखड़ साहब लाइन ले रहे थे लगातार, चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया या देश के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो कुछ किया, वो तो सब भाजपा की लाइन थी और भाजपा को सूट करती थी। इतना हिम्मत दिखाना, इतना डेयर तो धनखड़ साहब ने दिखाया ना कि आसन पर बैठ करके उन्होंने संघ की तारीफ की। क्या संघ की तारीफ भारी हो गई, या फिर जो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें भारी क्यों होगी? केवल संघ की तारीफ की बदौलत इनको इस्तीफा देना पड़ गया? नहीं राम प्रकाश जी, संघ की तारीफ तो इनका कवच था। इनके जो था एक जो उन्होंने प्राइवेट लंच के ऊपर जिस तरह की टिप्पणियां की, गुजरात लॉबी के ऊपर, राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणियां की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जहाज गिरने को लेकर के जो एक प्राइवेट टिप्पणी उन्होंने किसी के सामने की, किसी सांसद के सामने बीजेपी के, उसके बाद जिस तरीके की बातचीत जो ये अपने जस्टिस वर्मा के घर नोट जलने वाला मामला था, उसमें रह करके बीजेपी की लाइन से पार जाकर के एफआईआर दर्ज करने की बात की, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर के जजों के खिलाफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ओवरबोर्ड चले गए। आपने देखा कि किस तरीके से जस्टिस वर्मा के घर पे जो नोट जलने वाली घटना थी, वो खबर भी 4 दिन के बाद बाहर आई थी और पूरी भाजपा ने उस पर कभी ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया, कभी भी। अकेले धनखड़ थे जो बार बार एफआईआर की मांग कर रहे थे और उसमें फिर वो सारे सवाल खड़े होते थे। अब देखिए जस्टिस ओक जैसे व्यक्ति ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जिनसे देश बहुत ज्यादा उम्मीदें करता है। उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी। तो हो सकता है उनकी इस बात से हम सहमत हों कि जज भी है, इस देश का नागरिक है, अगर उसने गलती की है तो एफआईआर अब जांच होनी चाहिए, लेकिन वो बीजेपी के इकोसिस्टम को समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो उनके कफन में आखिरी कील साबित हुई, जहां तक उपराष्ट्रपति के पद पर कंटिन्यू करने की बात है। और उससे जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट सब होनी है, जैसे आज 1 बजे जो मीटिंग थी उसमें ये फैसला होना था इंपीचमेंट वाला, वो सारा उससे पहले उनको इज आउट कर दिया गया। तो वो जो सवाल थे जस्टिस वर्मा के घर जो नोट मिले और सारा, उस पर जब कोई भी नहीं बोल रहा था और 4 दिन तक मीडिया भी नहीं बोला, एक अंग्रेजी अखबार ने वो स्टोरी ब्रेक की, और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि इनको इम्पीच किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि उनको इम्पीच करने में कोई इंटरेस्टेड था क्या? जब सीजीआई ने कह दिया उसके बाद सरकार की मजबूरी है। लेकिन यक्ष प्रश्न तो वही खड़ा ना कि वो पैसे किसके थे, वो नोट कहां से आए थे। तो वो सवाल बार बार उठाना कहीं ना कहीं दैट प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो अब धनखड़ साहब का अब आगे क्या रोल देखते हैं? धनखड़ साहब अभी विश्राम करेंगे, सरकार जब तक है तब तक बिल्कुल पूर्ण विश्राम की मुद्रा में रहेंगे, और उसके बाद जो सतपाल मलिक ने किया उससे बड़े धमाकों की उम्मीद कीजिएगा। वो समय कब आएगा वो तब देखा जाएगा, आज की तारीख में वो कुछ नहीं बोलने वाले। अब धनखड़ साहब से जो उम्मीद की जानी चाहिए, बहरहाल चर्चा हो रही है, सतपाल मलिक साहब का जिक्र हो रहा है। सतपाल मलिक ने जिस तरीके के धमाके किए और कितनी मुश्किल बढ़ाई उन्होंने मोदी जी और मोदी जी के सरकार की, ये सबको याद है। अब धनखड़ साहब उतना करेंगे कि नहीं करेंगे, कितनी हिम्मत वो दिखाते हैं, ये सब भी देखने वाली बात होगी। कहाँ राष्ट्रपति बनने के ललक में संघ और भाजपा दोनों को साध रहे थे और स्थिति अचानक ऐसी बदली कि गेट लॉस्ट वाली स्थिति आ गई। क्यों आ गई, इन कारणों पर धीरे धीरे जो विचार है, जो विश्लेषण है वो चलता रहेगा, खोज चलती रहेगी, लगातार चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।